नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने एवं उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल ये अलग अलग जो पत्रकार हैं उनका नाम लेकर के उनके विषय में बताना ये आवश्यक भी नहीं मानता है, मुनासिब भी नहीं मानता है। उसके विषय में और जो प्रवक्ता हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, वो क्या बोलते हैं उनका संदर्भ भी देना भी आवश्यक नहीं मानता है। लेकिन इस संदर्भ में कि वो जिस संगठन के हैं और ये पत्रकार जो है जिन राजनीतिक दलों की चाटुकारिता करते हैं, जिनके पक्ष में माहौल बनाते हैं, उन राजनीतिक दलों की मानसिकता क्या है, और खास करके हमारे भारतीय अवाम के परिप्रेक्ष्य में, यानी मतलब कि हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं उनके नज़रिए से ये जो पत्रकारों का जो गिरोह है, हालांकि ये कितना प्रभावित करते हैं कितना नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर तो हैं ही, तो उनकी मानसिकता को भारत जो देश है उसके परिप्रेक्ष्य में और हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम है उसके परिप्रेक्ष्य में जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए उनके कभी कभी संदर्भ देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल इन पत्रकारों का नाम, इन प्रवक्ताओं का नाम लेना बिल्कुल आवश्यक नहीं मानता है और बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लेकिन इन सबों की मानसिकता को पढ़ना हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह का ये सब जहर अपने इस भारतीय वातावरण में ये सब फैला रहे हैं। अब एक वाक्य हम बता रहे हैं। ये एक जो है दिनेश वार्ष्णेय, ये वाम दलों का, कम्युनिस्ट का एक वो प्रवक्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर है। और फिर उसका सामना हुआ हिमांशु त्रिवेदी से। अब हिमांशु त्रिवेदी किस तरह से बोलता है, देखिए, इस पर भी एक आपत्ति हो सकती है कि भारतीय अवाम ताकत दल या मैं हिमांशु त्रिवेदी जैसे बोलते हैं कि राज्यसभा के सांसद हैं, फलाने हैं, ढकाने हैं, आप उनको सम्मानजनक शब्दों में नहीं कहते हैं। इस विषय में भारतीय अवाम ताकत दल और मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। हम प्रत्येक जो भारतीय भाई बहन हैं उनको हर तरह की इज्जत देने के लिए तैयार है और इज्जत देने की कोशिश करते भी हैं। और हमारी पूरी आदरणीय भारतीय अवाम जो इस बात को समझती भी है
कि प्रत्येक जो है हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो अजीज ही नहीं बल्कि वो जो है बहुत आदरणीय है, सम्माननीय है। लेकिन वो तत्व जो इस हमारे भारतीय समाज में जिसको कि भाईचारा चाहिए, जिसको कि आपसी सद्भाव चाहिए, जिसको गंगा जमुनी तहजीब की चाहिए, जिसको 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 कंपोजिट कल्चर के मर्म को समझना चाहिए, उसमें हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो झाड़ खोलते हैं तो कभी भी सम्मान के जो है वो पात्र हो नहीं सकते। तो इसलिए कुछ नमूने ये बताए जा रहे हैं। तो दिनेश वार्ष्णेय एक जो है माने वामदलों का एक प्रवक्ता है, उसका माने जो टीवी परिचर्चा के दौरान उसका सामना हुआ हिमांशु त्रिवेदी से। हिमांशु त्रिवेदी उस वामपंथी प्रवक्ता दिनेश वार्ष्णेय से पूछता है कि किसी मुसलमान का नाम बताइए जिसको कि नोबेल प्राइज मिला है। कभी कभी तो ये सब कहते हैं कि नोबेल प्राइज जो है एक पक्षपातपूर्ण रवैया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जितने भी इस तरह के माने आपके नोबेल प्राइज हुआ, ऑस्कर प्राइज हुआ, मैगसाइस, ये सब जो है मैंने जो विश्व जो राजनीति है उससे प्रेरित है और उसके अब मैं प्रेरित हैं, तो उनके पीछे भागने वाले जो है और उनको महत्व देने वाले कभी भी जो भारतीय दृष्टिकोण है उससे ये मेल नहीं खाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने आनंद मठ लिखा और उसी आनंद मठ का हिस्सा है वंदे मातरम, तो ये इन अंग्रेजों ने बंकिम चंद्र चटर्जी को नोबेल प्राइज नहीं दिया। नोबेल प्राइज किसको दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया, जिन्होंने जॉर्ज पंचम के स्तुति में वो गाना गाया जनगण मन अधिनायक। तो ज्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे। तो हमारे देश में तमाम निधि हैं जो कि नोबेल प्राइज से अधिक वो जो है उसकी पात्रता रखते हैं, लेकिन उन लोगों ने नोबेल प्राइज जैसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश के शिकार उसको इन लोगों ने ठोकर मारी है। क्या ये अंग्रेज हमारे परमादरणीय राष्ट्र महानायक राजभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने देशभक्ति पर जो है वो नोबेल प्राइज देंगे? नहीं देंगे ना। और यदि सुभाष चंद्र बोस वो प्रधानमंत्री होते तो विश्व शांति में मैंने भारत को तो मजबूत करते ही विश्व शांति में उनका बहुत बड़ा योगदान होता। तब भी ये जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जो शिकार है नोबेल प्राइज जो है, तो क्या इनको नोबेल प्राइज मिलता? तो खैर ये नोबेल प्राइज ही नहीं, हमारे देश में तमाम लोग लालायित रहते हैं। नोबेल प्राइज, ऑस्कर प्राइज, पुलित्जर प्राइज, मैगसासी। भारतीय जनता दल बस ये बताना चाहता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं और जो उनके हिसाब से और उन्हीं के गिरफ्त में है सब, इसलिए उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के जगदीश चंद्र बसु इतने बड़े वैज्ञानिक थे जो रेडियो वेव्स जिसके लिए लोग मार्कोनी को श्रेय देते हैं, लेकिन उसके पहले ही हमारे जगदीश चंद्र बसु ने या बोस ने उसकी खोज की थी।
पौधों में भी जान होती है। इसके लिए उन्होंने वो क्रेसोग्राफ यंत्र का उन्होंने एक इजाद किया था, खोज की थी उन्होंने। तो वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। लेकिन क्या ये अंग्रेज उनको जो है नोबेल प्राइज देने के लिए तैयार है? इक्का दुक्का हमारे देश के जो सीवी रमन को दे दिया, और फिर हमारे देश के जो वैज्ञानिक, जो प्रतिभाएं जो बाहर गई, अमेरिका गई, उनको दे दिया। इससे उनका जो चरित्र है, जो उन शक्तियों का, तो वो चरित्र वो बदलता नहीं है। तो जिनको भी इस हमारे मुल्क से मोहब्बत है और मुल्क के गौरव से मोहब्बत है, कभी भी जो है वो नोबेल प्राइज, ऑस्कर प्राइज, पुलित्जर प्राइज, मैगसेसे के पीछे नहीं भागते हैं। मैगसेसे प्राइज के पीछे जो है रवीश कुमार जैसे देश के गद्दार ही भागते होंगे और वही वो दिखाते होंगे। तो खैर, कुछ इसके विषय में कुछ उसकी असलियत को बताना जरूरी था, तो मैंने वो बता दिया। तो वो हिमांशु त्रिवेदी जो है, मैंने कम्युनिस्ट के या वामदल के प्रवक्ता दिनेश वार्ष्णेय से पूछता है कि किसी मुसलमान का नाम बताए जिसको कि नोबेल प्राइज मिला है। भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है कि पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक थे अब्दुल कलाम, उनको शायद न्यूक्लियर फिजिक्स में उनको मिला था नोबेल प्राइज, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हिमांशु त्रिवेदी जैसे विखंडनकारी विचार रखने वालों को और बौद्धिक अहंकारियों को भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि अब्दुल कलाम को तो जो मिला सला, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम इसी देश के इतना बड़ा हीरा, उसकी कीमत करो ना, जिन्होंने एक नहीं 5 मिसाइल की खोज की है। तो क्या ये जो अंग्रेज हैं, जो जिनका कब्जा है वो नोबेल प्राइज की संस्था पर, क्या हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को नोबेल प्राइज देंगे? तो नोबेल प्राइज की क्या असलियत है, ये हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को भी जानना जरूरी है। और उसकी जो दौड़ लगाते हैं यहाँ पर, अपने भारतीय गौरव पर, अपने देश के गौरव पर गर्व न करते हुए जो भागते रहते हैं ऑस्कर और नोबेल प्राइज फलाने ढिकाने, उसको भी समझने की जरूरत है। और उसमें ये जो है हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग इस तरह की जो कथा व्यथा है, उसमें घी डालते हैं और पेट्रोल डालते हैं। हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग, जो हमारा वर्तमान भारत है, जिसका एक अपना संविधान भी है, संवैधानिक एक इकाई है, इसको मजबूत करने के बजाय इस संवैधानिक भारत की अहमियत को कम करने के लिए या यूं समझ इसको रौंदने और कुचलने के लिए एक जो है एक वो थियरी कि हमारा प्राचीन संस्कृति फलाने है, बड़ी महान थी, वर्तमान भारत से भी वो ज़्यादा ऊंची है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे इस भारत राष्ट्र को कमजोर करने की। और इसी के जवाब में देखिए, और इस हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की साजिश को जरा समझिए। उन्हीं के जवाब में ये हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कट्टरवादियों को हवा मिलती है, उनको प्रेरणा मिलती है। और उसी प्रेरणा का एक मवाद है, उसकी पस है ये अकबरुद्दीन ओवैसी और वसीम बकार जैसे लोगों की।
जो कि कहते हैं कि लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार हमारे बाप ने बनवाया था। तो हिमांशु त्रिवेदी ये उसकी बात करेंगे तो ऐसे तत्व जो है वो पैदा होंगे ही होंगे। तो कितना बड़ा जहर घोल रहे हैं। और हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग, और हिमांशु त्रिवेदी को ज्यादा महत्व देना भी नहीं है। बस ये है कि इस समाज में जहर घोलने के लिए अपना बौद्धिक अहंकार का वो जो है यानी प्रदर्शन करता है। और दूसरा झूठ का यह है कि हमारे प्राचीन काल में या प्रभु राम जी के समय में या प्रभु कृष्ण जी के समय में या उसके पहले भी लोगों में तप बल था। जैसे प्रभु राम थे, प्रभु राम के बाणों में इतनी शक्ति थी कि उस बाण से ही जो है वो अग्नि वर्षा कर लीजिए, जो है वो जो है, और जो बरसात या पानी की वृष्टि भी कर लीजिए, उसी से पहाड़ उठा लीजिए, उसी से जो है वो समुद्र को भी सुखा लीजिए। तो वो तब का बल था। लेकिन ये बेवकूफ हिमांशु त्रिवेदी कहता है कि उसमें वो विज्ञान था। तो ऐसा बोल करके हमारे जो वैज्ञानिक समुदाय है इसमें, और उसके परिश्रम, उसका जो परसिवरेंस है, कितनी मेहनत है, उसका अपमान। तो ऐसे लोगों से हमारा ये देश और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन सावधान रहे। जब भी मौका आएगा, सामने पड़ेगा, उसको एक माकूल आईना भी दिखाया जाएगा। अभी फिलहाल भारतीय जनता दल हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोगों को बस यही कहना चाहता है कि कबीरदास के संदेश, कबीरदास के उस संदेश को महत्व दे, और उसे देना चाहिए, देने की आवश्यकता है। जो कबीरदास, जो हमारे संत कबीरदास ये कहते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो हिमांशु त्रिवेदी महोदय, आप कितना भी पोथी पढ़ गए हो, क्या पढ़ गए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे संत कबीर दास का वो उपदेश कि 2.5 अक्षर प्रेम का ही पढ़िए, और सबसे यानी प्रेम करना सीखिए। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को नीचा दिखाने की हरकत मत करिए, अपने बौद्धिक अहंकार के द्वारा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो ये थियरी कि आर्य आए, आर्य नहीं आए, कुछ कहते हैं कि नहीं आर्य बाहर से आए हैं या आर्य यहीं के हैं, इस पचड़े में नहीं पड़ना है। जो भी आए, कैसे आए, जो इस मिट्टी में खप गए, वो सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं। इसलिए इस तरह की जो बात करने वाले हैं, इस तरह की बात को उठा करके हमारे देश में विखंडन और नफरत की बात फैलाने वाले इस देश के वो खतरनाक दुश्मन हैं। इसलिए हमको जो भी बात करनी है, हमारे जो साझी विरासत है, जो हमारी कंपोजिट हेरिटेज है, जो हमारी कंपोजिट कल्चर है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसी की बात करनी है। और बेहतर तो ये होगा कि हम ज्यादा बल दें हमारे जो 1857 की जो प्रथम आज़ादी की प्रथम प्रमुख आज़ादी की क्रांति है, वहाँ से लेकर अब तक जो हमारी साझी विरासत का जो प्रयास है, उसको उसी के महत्व को हम आगे बढ़ाएं। और उसके पहले भी मान लीजिए, उसके पहले भी जो लोग भी रहे हैं,
चाहे मुगल के लोग हैं, जो भी रहे हैं, वो हमारे साझी समझ, साझी संस्कृति के नमूने हैं। ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, लाल किला हुआ, ये जो भी है, ये हमारी साझी विरासत है। इसमें हिंदू और मुस्लिम के दृष्टिकोण से देखने वाले वो देश के शत्रु हैं। उसको साझी विरासत से हट करके कि इसको मुसलमानों ने बनाया, इसको हिंदुओं ने बनाया और मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर राज किया, इस तरह की बात करने वाले और इस तरह की का तर्क देने वाले, और उसके जवाब में हिमांशु त्रिवेदी जैसे कि हमारी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति और जो है इस भारत राष्ट्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के ऊपर है, भारत के संविधान के ऊपर है, ऐसे खुराफातियों को भी जो बल मिलता है, उसको भी डिस्करेज किए, उसको भी हतोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो जो कुछ भी है, हमारी सोच समझ जो है वो साझी विरासत है। इस साझी विरासत के विरुद्ध जो कोई भी तत्व है, तो हिमांशु त्रिवेदी अकेले नहीं है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं कि इसी टीवी पर बोलने के लिए कि हम तो पहले इस्लाम को देखेंगे, हम तो पहले शरिया को देखेंगे, हम तो पहले कुरान को देखेंगे। ऐसे लोगों को भारतीय जनता दल स्पष्ट कहना चाहता है कि जिसको शरिया देखना है, इस्लाम देखना है, वो देखना है, तो जो इस्लामिक देश हैं वहाँ चले जाएं, बेहतर है। यहाँ रह करके वो जहर न खोले। हमारा ये देश संवैधानिक देश है। उस संविधान के अनुसार इनको वो इज्जत दी हुई है कि भाई आप भारतीय नागरिक हैं, अपने को भारतीय नागरिक समझिए। और भारतीय नागरिक के जीवन में किसी भी मनुस्मृति का, किसी भी गीता रामायण का और किसी भी कुरान का कोई स्थान नहीं। वो व्यक्तिगत है। आप उसको जो भी विधि विधान आप कहिए, लेकिन इस देश में सिर्फ संविधान, भारत का संविधान, इसकी अहमियत। तो और कुछ ऐसे भी हैं कि हमारे देश की जो विरासत है, जो हमारी कंपोजिट कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब के जो नमूने हैं, उन पर इनको विश्वास नहीं होता है। किनकी बात की जा रही है? इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारी साझी विरासत है, जो हमारी कंपोजिट कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब है, इस पर इनको विश्वास नहीं होता है। वो लाते हैं आदर्श सऊदी अरबिया से, टर्की से। ऐसे भी तत्व जो कोई भी मिलते हैं, वह इस देश के बहुत खतरनाक शत्रु हैं। लेकिन वो सारे तत्व जो है इस टाइप से, जो कि भारत के बाहर अब अपने आदर्श को ढूंढते हैं, वो इसी जीएनपीसी के जो इस देश की सबसे बड़ी शत्रु है, उसी के पाले हुए वो तत्व होते हैं। कम्युनिस्टों के पाले हुए तत्व होते हैं और समाजवादियों के भी पाले हुए तत्व होते हैं। तो इस विषय में भारतीय जनता दल का बस एक ही कहना है कि चाहे मुगल काल हो, चाहे सल्तनत काल हो, कोई भी काल हो, ये हमारी साझी विरासत है, गंगा जमनी तहजीब का एक नमूना है। इसको नष्ट करने के लिए जो भी तत्व तर्क देते हैं, इस तरह के जहर घोलते हैं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम उनको इस मुल्क का दुश्मन समझे। और चूंकि इन सबों ने इतनी गंद फैलाई हुई है, इतनी गंदगी फैलाई हुई है, वो गंदगी परत दर परत बैठी हुई है, उसको साफ करने की आवश्यकता होगी। लेकिन वो साफ करना तभी आसान होगा जबकि ये शक्तियां जो कि सत्ता में बैठी हुई हैं, सब सत्ता से हटेंगी, तभी ये मुमकिन होगा।
इसके लिए भारतीय जनता दल कहता है कि पहले इनको ईवीएम मशीन पर आप नस्ल में नाबूद करिए, इसीलिए कहता है। भारतीय जनता दल या असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को जवाब देना मुनासिब नहीं मानता है। न तो असदुद्दीन ओवैसी इसकी पात्रता रखते हैं कि हम उनका जवाब दें, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी को बताना, बेवकूफ़ी और दुष्टता दोनों, बार बार कहा जा रहा है कि तुम अपने को मुसलमान मत कह भाई, तुम इस देश का भारतीय नागरिक है, भारत के संविधान की इज्जत करना सीख, भारत के संविधान का आदर करना सीख। लेकिन बार बार कहता है हमारा समाज, और सुना गया है कि इस तरह से वो कंफ्यूज, मैंने खुद वो भ्रम का शिकार है असदुद्दीन ओवैसी, और हमारी आवाम को भी कंफ्यूज करता है। सुना गया है कि वो इस तरह का तर्क देता है कि क्या ये यूट्यूब वाले सर जो है, जो हमारे जो मुसलमान हैं उनको भारतीय नहीं मानते हैं। अरे बेवकूफ, कितनी बार कहा गया है कि वो भारतीय हैं, तुम भी भारतीय हो, और समाज एक ही है, तो एक और तो इसकी वकालत करते हो कि वकालत करते हो कि क्या यूट्यूब वाले सर जो मुसलमान हैं उनको भारतीय नहीं मानते, जबकि कई बार कहा गया है। लेकिन तुम एक और तो वकालत करते हो भाई कि इनको भारतीय होना चाहिए, और दूसरी ओर क्या कहते हो, हमारा समाज। मतलब फिर उसी के टुकड़े करने की बात तुम करते हो। तो इतने बेवकूफ तुम नहीं हो, तुम हो दुष्ट, इस देश में विखंडन करने वाले। लेकिन हमारा यही अनुरोध है और विशेष विनती है और विशेष एक अर्ज है हमारे आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से, खास करके हैदराबाद में जो रहने वाले हैं, इसको आईना दिखाएं और इसकी हरकतों को बिल्कुल उसको पस्त करें, इसके मंसूबों को पस्त करें। कम से कम एक शुरुआत तो हो, असदुद्दीन ओवैसी से ही वो शुरुआत हो, और असदुद्दीन ओवैसी से शुरुआत होगी तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भी पस्त करने की शुरुआत हो जाएगी, जो जिम्मेदारी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कंधों पर है कि वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दारों को जो कि इस हमारे मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, उनकी गतिविधियों को पस्त करने के लिए, उनको जो है क्या करने की, उनकी गतिविधियों को कुचलने के लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, इतनी बड़ी गद्दारियां हैं कि इस मोहनदास करमचंद गांधी की, नेहरू की, इंदिरा की, इस पर एक शब्द नहीं बोलता। नेहरू को क्या बोलता है, विजनरी प्राइम मिनिस्टर। जो इस देश का इतना खतरनाक गद्दार है, उसको ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोलता है विजनरी प्राइम मिनिस्टर। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर बराबर वो आक्रमण करता है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, हम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय, जितना जल्दी हो सके इसकी गतिविधियों को कुचलिए, आईना दिखाइए, काले झंडे दिखाइए, इसकी सभाओं का बहिष्कार करिए। उसी प्रकार वामन मिश्रम लगातार हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का के खिलाफ जो है आग उगलता है वो वामन मिश्रम। तो हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वामन मिश्रम की गतिविधियों को कुचलिए, जो इस तरह की नफरत जो वो फैलाता है, और सीधे हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो आग उगलता है। तो ऐसे सांपों के फन को कुचलना होगा, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे ये वामन मिश्रम। जब असल बात है कि ये सब जो है हमारी आवाम को कमजोर मानते हैं ना, कमजोर इस मान में कि जो भी कहते हैं हमारी आवाम जो है वो उसमें बह जाएगी।
ये आपको दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी विभेदकारी नफरत वाली गतिविधि जो है नहीं चलेगी। तो भारतीय ताकत दल ये कहता है कि भाई इस देश को एक भारत राष्ट्र के, भारतीय संविधान आधारित भारत राष्ट्र के रूप में विकसित होना है, मजबूत होना है। ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो बिल्कुल समझ लें। और जो कोई भी इसमें विखंडनकारी बात करता है वो देश का शत्रु है। और हर पहलू को इस देश के दुश्मनों ने, माने हर पहलू को जो है विखंडनकारी जो है उद्देश्य से जो उसमें षड्यंत्र करने से जो है वो बाज नहीं आए। अभी भाषा को लेकर के, हिंदी हमारी इनकलाबी जुबान थी। हिंदी का अभी प्रचार पूरे देश में हो नहीं पाया, वो सम्मान उसको मिल नहीं पाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जब दर्जा देने को हुआ तो तभी से विरोध चल रहा है। हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों को भड़काया जा रहा है। लेकिन उनको समझाने की जरूरत है कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, तमिल भाषा है, कन्नड़ भाषा है, हमारे तेलुगु भाषा है, हमारे मलयालम भाषा है, उनकी भी इज्जत है। लेकिन उनकी इज्जत के साथ साथ हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हालांकि राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा जो है इन्हीं सब तत्वों के विरोध के कारण जो है उस संविधान सभा में नहीं दिया जा सकता। और ये गद्दार किस्म की बीजेपी जो है जो बैठी हुई है आज 8 साल से, इसके पहले तो गद्दार बैठी थी जेएनपीसी, जिसने इस हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा दिया ही नहीं। और ये सब अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। इनको 8 साल हो गया, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है आज तक नहीं दिला पाए। इसलिए तो ये राष्ट्रवाद का जो मुखौटा पहने हैं ना, इनकी हर गतिविधि भारत विरोधी है, बीजेपी वालों की और मोदी जी की। जो हिंदी हमारी इनकलाबी जुबान थी, जिस हिंदी को पूरी इज्जत दिया करते थे हमारे सुभाष चंद्र बोस वगैरह, बराबर इसके पक्ष में थे। और आज उस हिंदी की इतनी बड़ी दुर्दशा है, लोग कहते हैं, और इस बात मैंने ये वास्तविकता है कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी के आगे हमारी ये हिंदी जो है वो मैंने दासी बनी हुई है, नौकरानी बनी हुई है, और वो रानी बनी हुई है। अच्छा, जब हिंदी की बात आई तो फिर ये जो भारत विरोधी जो है ये हिमांशु त्रिवेदी, बराबर ये कहा जाता है भाई कि हिंदी उर्दू मिला हुआ ही असली हिंदी है। फिर से जो है जो हिमांशु त्रिवेदी जैसे कट्टरवादी तत्वों ने जो हिंदी में से तमाम उर्दू के शब्द को निकाल करके संस्कृत के शब्द जो ठूस दिया है, इसीलिए वो हिंदी अटपटी हो गई है। ये अटपटी मतलब कि नॉन कोलोकियल। तो हिंदी और उर्दू मिली हुई ही हिंदी जो है हमारी कंपोजिट कल्चर का, हमारी साझी विरासत का नमूना, उसको तबाह करते हैं जो है हिमांशु त्रिवेदी जैसे कट्टरवादी लोग। वो हिमांशु त्रिवेदी कह रहा था कि इसमें जो संस्कृत के शब्द आने से हम जो है वो भारतीय भाषाओं के करीब आते हैं। क्या कुतर्क देता है वो, संस्कृत के शब्दों के आने से कितनी अटपटी हो जाती है हिंदी विरोधियों को। माना हिंदी का विरोध करने का उनको बहुत बड़ा हथियार मिल जाता है कि साहब इतनी अटपटी हिंदी कौन सीखेगा। अरे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्र जो है इस अटपटी हिंदी, गूगल हिंदी को छोड़ करके जो भी टूटी फूटी अंग्रेजी है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसी पर आश्रित होते हैं। तो ये सब जो है हिमांशु त्रिवेदी महोदय जैसे लोगों को अब मैंने ज्यादा इनको यार मुंह नहीं वो लगाना है।
लेकिन इनकी मानसिकता को पढ़िए कि हिंदी की जो दुर्दशा है वो सिर्फ जो है हिमांशु त्रिवेदी जैसे कट्टरवादी तत्वों के कारण ही है जिन्होंने वो हिंदी में से उर्दू के शब्द को निकाल करके हिंदी को बेदम कर दिया और अंग्रेजी को जो है इसी देश में इसी आजाद भारत में रानी बना के बिठा दिया और उसके सामने हिंदी को जो है वो नौकरानी बना दिया, दासी बना दिया। कौन? हिमांशु त्रिवेदी जैसे कट्टरवादी सोच के लोग। तो फिर से भारतीय अवाम ताकत दल कहना चाहता है कि हिंदी को यदि प्रतिष्ठित करना है तो हिंदी उर्दू जो है मिला हुआ, मिश्रित हुआ, जिसमें पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदी है कौन उर्दू है। लेकिन हिमांशु त्रिवेदी जैसे कट्टरवादी तत्वों ने उसमें से हर एक उर्दू के शब्द निकाल करके इसको अटपटी बना दिया और हिंदी विरोधियों के लिए कि हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया। तो जरूरत इस बात की है कि हिंदी उर्दू मिश्रित वाली हिंदी को फिर से विकसित करके और अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनका एक समतुल्य जो है उनका यानी रूपांतरण का एक कलेक्शन, एक संग्रह बना करके पूरे देश में जो है उसको प्रसारित किया जाए, सर्कुलेट किया जाए और हर जगह हिंदी को अनिवार्य किया जाए, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे कहीं भी हो। और देश में संदेश दिया जाए कि हमारी भारतीय भाषाओं का सम्मान और हिंदी का सम्मान दोनों करना है साथ साथ में। और दो भारतीय भाषाओं के बीच में जो संपर्क भाषा होगी, जो लिंक लैंग्वेज होगी, जो फिल्टर लैंग्वेज होगी, वो सिर्फ हिंदी होगी, अंग्रेजी नहीं होगी। लेकिन सुनने में आया है कि ये बीजेपी की सरकार जो है वो कह रहे कि भाई हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो जो तकनीकी ज्ञान है, टेक्निकल जो विषय हैं, तकनीकी विषय हैं, मेडिकल के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, वो हिंदी में हो, लेकिन बाकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हालांकि आई एम सॉरी, हमको अफसोस है कि हमने उसको क्षेत्रीय कहा, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उसमें हो। इससे कितना जो है एक उलझन पैदा होगी कि जितने भी हमारे ये मार्मिक विषय हैं, विज्ञान है, तकनीकी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, वो इन भारतीय भाषाओं में वो सिर्फ जो हमारी जो हिंदी है, कौन हिंदी उर्दू मिला हुआ उसी में। और हिंदी का स्थान जो है कौन सी हिंदी, जो हिंदी उर्दू में मिला हुआ हिंदी, वह दो भाषाओं के बीच में एक संपर्क भाषा। मतलब जैसे मान लीजिए गुजरात की सरकार कोई पत्राचार करती है तमिलनाडु से, तो गुजरात में जो हमारी भारतीय भाषा है वो गुजराती का प्रयोग होता है। तमिलनाडु में की सरकार जो है जो हमारी भारतीय भाषा तमिल है उसका प्रयोग होता है। लेकिन जब ये आपस में पत्राचार करें तो हिंदी में करें। आंध्र प्रदेश की सरकार या तेलंगाना की सरकार जब भी वो पत्राचार करे हमारे पश्चिम बंगाल के या उड़ीसा के या आसाम से, तो जो संपर्क भाषा है वो हिंदी में, जो कि आजकल वो अंग्रेजी में होता है। ऐसे करेंगे तब जाकर के हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन ये देश के दुश्मन बीजेपी वाले नकली राष्ट्रवादी कभी भी हिंदी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। हिंदी जो है अंग्रेजी के आगे दासी बनी रहे, इसी का षड्यंत्र जो है हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो है वो करते रहते हैं। और देश का कोई भी कोना, मतलब न्यायपालिका में लोग वो अंग्रेजी में ही बोलते हैं, जजेस जो है वो अंग्रेजी में ही, सब वो अहंकार को मिटा देना है।
वो हिंदी में ही जो है बहस सुने और हिंदी में ही वो फैसला दे। लेकिन कौन सी हिंदी? बार बार मैं कह रहा हूँ, हिंदी उर्दू मिली हुई हिंदी, जो कि हिंदी को बहुत बेहतर ग्राह्य और उसको ताकतवर बनाती है। और इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये कुछ कट्टरवादी सोच के थे और हमसे भी पाला पड़ा था। हम एक जगह जो है यही अपना भाषण कर रहे थे राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता पर जो है, तो वो हिमांशु त्रिवेदी जैसा एक मिल गया था। तो वो कह रहा है कि अरे अच्छा, तो आप माने अवाम ताकत ये मुसलमानों की पार्टी है क्या? ऐसे ही बोला, वही मानसिकता। तो ऐसे लोगों को कुछ उसी लहजे में आईना दिखाने की जरूरत पड़ जाती है। मैंने उनसे कहा कि जिस ढंग से आप ये सवाल कर रहे हैं, वो ढंग या लहजा ही बताता है कि आपके दिमाग में एक खुराफात पल रहा है। जो खुराफात ये है कि ये उर्दू के शब्द क्यों हैं। तो आप जैसे कट्टरवादी सोच वालों को बताना जरूरी है, और वैसे हमारे भारतीय भाई बहनों को भी जानना जरूरी है कि उर्दू जो है इस देश में हिंदी के बराबर ही एक इज्जतदार इस मुल्क की जुबान है। तो इसलिए उर्दू का सम्मान करना सीखिए, और उर्दू के प्रति जो दुर्भावना है उसको दूर करिए। और हमारे बाप दादा भी उर्दू ही पढ़ते थे। तो उर्दू हो चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हिंदी हो, ये सब हमारी साझी विरासत, कंपोजिट हेरिटेज, कंपोजिट कल्चर के नमूने हैं। जिस कंपोजिट कल्चर को तोड़ने के लिए ये देश विरोधी तत्व जो है वो हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग लगे हुए हैं। और हिमांशु त्रिवेदी ही नहीं, इनके जवाब में इस्लाम आस्था से चले आते हैं कि हम तो कुरान को मानेंगे, हम तो इस्लाम को मानेंगे, मेरे लिए जो है ये है, और हमारे लिए जो है वो टर्की जो है वो टर्की से टर्की का खलीफा और कहाँ उसके आदर्श को लाते हैं सब। देश को जानना चाहिए कि हमारे भारतीय भाई बहनों का एक बहुत बड़ा तबका और खासकर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका अब इस बात को मानने लगा है कि भाई हमको जो हमारी साझी विरासत है उसी को महत्व देने की आवश्यकता है। वो जो बहन थी हमारी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की, जो कि जिससे ये जो योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री है वो बहस कर रहा था, वो हमारी भारतीय बहन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से वो कह रही है कि भाई हमको हम जो है हमारे स्वामी विवेकानंद और सूफी संत अपने आदर्श हैं। कितनी अच्छी बात है, जो हमारी जो साझी विरासत है, इसकी बात वो कह रहे थे। वो हमारी भारतीय बहन कह रहे थे कि इनकी हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद और सूफी संत है। बात सही है। उसके सामने ये बेहयाई से बोल रहा था योगी आदित्यनाथ कि हम भी तो यही कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमको हिंदू होने पर गर्व है। कितना बेशर्मी से बोल रहा है ये। तो बीजेपी वाले बहुत ही बेशर्म किस्म के हैं और उन्हीं के एजेंडा को बढ़ाते हैं सब। ये प्रदीप सिंह, हरमत त्रिपाठी वगैरह, देश में जहर घोलने के लिए। तो वो बहन ऐसा बोल रहे थे और उसके सामने ये योगी आदित्यनाथ बोल रहा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमको हिंदू होने पर गर्व है। मैंने कितनी बार इसी यूट्यूब के, देखिए भारतीय जनता दल संसाधन एक बाधा है, कॉन्स्ट्रेंट है।
जिसको कि जिस तरह से इसका वो रजिस्ट्रेशन कराया गया, अभी यूट्यूब के संदेश के माध्यम से अभी जो है वो जो है भारतीय एकता का संदेश दिया जा रहा है। और कुछ हमारे भारतीय भाई बहन उसको समझ भी रहे हैं, आगे बढ़ा भी रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जितने बड़े पैमाने पर होना चाहिए वो होना बाकी है, मैं मानता। और प्रमाणित होने के लिए जन जन तक ये बात जो है वो जानी चाहिए। और हमारे भारतीय भाई बहन इस बात के भी मैंने धीरे धीरे वो सहमत हो रहे हैं कि ये विचार जो है जन जन तक पहुंचना ही चाहिए, वरना जो है ये देश की दुश्मन ताकतें, चाहे बीजेपी के रूप में हो, चाहे जेएनपीसी के रूप में, चाहे कम्युनिस्टों के रूप में हो, ये इस देश का बहुत ही नुकसान कर रहे हैं सब। तो कितनी बार इस योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म के विषय में यही कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और इसी की सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। तो उनके अनुसार जो है जो मनुष्य है उसी की सेवा करना, उसकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही उनका धर्म था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका धर्म जो है हिंदू है या हिंदुत्व। ये सभी को जानना बहुत जरूरी है। और खास करके योगी आदित्यनाथ जैसे बेवकूफ लोगों को भी, पता नहीं बेवकूफ जैसे भी ये है। तो हिमांशु त्रिवेदी के कुछ और कुतर्कों का नमूना जरा देख लीजिए। वो देखिए वो कैसे किसी तथ्य को कैसे पेश करते हैं, इसी में तो खुराफात है। तो उन्होंने ये कहा, अच्छा एक बात और, ये बीजेपी वालों की खुराफात को जरा समझने की जरूरत है, जिसमें कि ये हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग भी आते हैं। ये जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं हमारे देश में, और हमारे साझी विरासत का भी अपमान करते हैं। कभी कभी हमारे वो हिंदू सनातन जो है कि जो आदर्श पर भी हमला करते हैं। तो ये बीजेपी वाले क्या करते हैं कि किस रूप में, अब जैसे प्रभुराम का अपमान या प्रभुराम के विषय में कुछ अपमान या गीता का अपमान, जो भी है, ये हमारे भारत का अपमान है, हमारे देश का अपमान है, जिसमें कि सभी जो भारतीय भाई बहन हैं वो किसी भी पंथ को मानते हो। गीता के अपमान जो है, मैं समझता हूं, और समझता ही नहीं बल्कि ये सत्य है कि गीता के अपमान से सभी भारतीय भाई बहन, वो चाहे वो किसी भी पंथ को मानते हो, चाहे वो इस्लाम पंथ को मानते हो, सिख पंथ मानते हो, ईसाई पंथ को मानते हो, सभी लोग आहत हैं इससे। लेकिन ये बीजेपी वाले क्या बोलेंगे, जो है वो हिंदुओं का अपमान है। इसी प्रकार ये भेद विभेद हमेशा कि उसमें वो माने भेद विभेद का ही षड्यंत्र ये सब रचते हैं। जहां पर भारत का अपमान होता हो उसको बोलते हैं कि ये हिंदुओं का अपमान है। और इस और ये गतिविधि जो कि भारत विरोधी है, तो उसको बोलेंगे कि हिंदू विरोधी है। तो जीएनपीसी, वाम दल इत्यादि जो है, जो कि इस देश की खतरनाक जो है भारत विरोधी ताकतें हैं, उसको बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, ये मोदी विरोधी है। तो दो ही है, या तो हिंदू विरोधी, यानी जितनी भी भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनको ये विखंडनकारी बीजेपी वाले या मोदी के सिपा सालार बोलते हैं कि हिंदू विरोधी या मोदी विरोधी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे इसे भारतीय समाज में
अपने 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 साझी विरासत को तोड़ करके एक जो है नफरत और जो है भेद विभेद चलाने का। तो बीजेपी की इस साजिश से भी जो है सावधान होना चाहिए कि जितनी भी गतिविधियां इस देश विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, उस पर बोलते हैं या तो हिंदू विरोधी या तो मोदी विरोधी। इससे भी सावधान हो जाइए। इस संबंध में एक पीलीभीत से कोई भारतीय भाई थे, वो कहते थे कि हमारी आस्था जो है वो हिंदू सनातन की है और लोग हमको ठाकुर कहते हैं। ठाकुर कहे जाने वाले वो भारतीय भाई थे। कहा कि मेरे आसपास में सिख आस्था वाले भारतीय भाई हैं और भारतीय भाई बहन हैं और भी जो इस्लाम आस्था वाले भी भारतीय भाई बहन हैं। सब लोग प्रेम से रहते हैं और कम से कम भारतीय आवाम ताकत दल का जब मैंने संदेश पढ़ा तो सिर्फ इसी की जरूरत है कि सब लोग एक साथ कैसे रहें। यही सीख और यही सीख दे रहा है भारतीय आवाम ताकत दल। तभी हमारा देश जो है टिकाऊ रह सकता है, मजबूत रह सकता है। ये बीजेपी की जो है विखंडनकारी और अपनी साझी संस्कृति को तोड़ने वाली साजिश को नाकाम करना है। तो एक और जहां बीजेपी की जो है विखंडनकारी और साझी संस्कृति को तोड़ने वाली है, दूसरी ओर जो है एक जीएनपीसी है। वह इस देश की बड़ी खतरनाक दुश्मन है, कम्युनिस्ट वाले। ये जो है जीएनपीसी वाले तो हमारा जो दुश्मन चीन है उसकी कम्युनिस्ट पार्टी से ये समझौता भी करते हैं। 2008 में जैसा कि आप लोगों ने जाना होगा ना कि 2008 में इस कांग्रेस पार्टी ने या इस जीएनपीसी ने बाकायदे समझौता किया हुआ है वुहान में और उस समझौते का जो दस्तावेज है उस पर गवाह के रूप में यही गद्दार सोनिया गांधी के दस्तखत हैं और उस समझौते के फलस्वरूप उस कम्युनिस्ट पार्टी ने इस जीएनपीसी को $800 मिलियन का रिश्वत दिया और उसके एवज में इन देश के गद्दार जीएनपीसी वालों ने भारत का बाजार जो है चीन के लिए खोल दिया और भारत का उद्योग धंधे किस तरह से चौपट हो जाए हैं उसकी जो है चीन के इशारे पर वो भी साजिश किया और सीमाओं पर कोई सड़क समूह नहीं बनाया इन गद्दार जीएनपीसी वालों ने। उसका जो रक्षा मंत्री था ना A.K. एंटनी, उसका वक्तव्य अब आप सुनिए। वो कह रहा है कि हमने सीमाओं पर सड़क न बना करके अपने देश की रक्षा की है। इतनी बेहाई का वक्तव्य उसने दिया था। तो सीमाओं पर सड़क न बना करके इन समूह ने चीन को 15,000 वर्ग मील और घुसवाया इसी देश में। और उसका ये गद्दार राहुल गांधी उल्टे कहता है कि जो है चीन आके बैठा हुआ है। चीन को बिठाने वाले ये गद्दार राहुल गांधी और उसके बाप का नाना और उसका बाप और उसके बाप की माँ, ये सब इन सब गद्दारों ने दुश्मन चीन को बिठाया हुआ है। गद्दार राहुल गांधी, तुम पहले सामने पढ़ तो तुम्हें बताऊंगा। लेकिन ये उल्टे बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, चाहे समित पात्रा हो चाहे सुधांशु त्रिवेदी हैं, जब ये झूठी बातों पर उल्टे दहाड़ते हैं इसके जीएनपीसी के प्रवक्ता, तो उसके आगे ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। देखिए ये सारे तथ्यों को जो बताया जा रहा है, प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी वगैरह जो है जरा भी इसका संज्ञान नहीं लेते हैं। पता नहीं कहाँ से सिर्फ सनातन के विषय में तो हमारे भारतीय भाई बहनों के अब उद्गार उनके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो यूट्यूब वाली जो सर हैं भारतीय जनता दल,
सनातन की रक्षा के लिए ही जो है इसे के लिए ही जो है इस देश को मजबूत करने की बात कहते हैं कि हमारा देश महफूज रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी जाकर के सनातन की रक्षा हो पाएगी। लेकिन सनातन के नाम पर इस देश को ही कमजोर करना, इसकी बुनियाद को ही खोदना इस देश को जो है मंजूर नहीं है। जो कि बीजेपी वाले कर रहे हैं, आरएसएस वाले कर रहे हैं, और उनके जो सिपा सालार जो है प्रदीप सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी, मनीष ठाकुर जैसे लोग कर रहे हैं। और जितनी संस्थाएं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि कपिल सिब्बल जाता है, वो जमानत लेके आता है, जो किसका, आजम खान के बेटे का, मुख्तार अंसारी के बेटे का, लालू प्रसाद यादव जो सजा आफ्ता है, उसको जमानत दिला देगा। वो घूम टहल रहा है, तफरीह कर रहा है वहाँ सिंगापुर में। इस आपराधिक वृत्ति का है वो कपिल सिब्बल। पता नहीं कैसे जो है ये सुप्रीम कोर्ट वाले उसको जो है वो जमानत दे रहे हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट जो है व्यभिचार को, एडल्ट्री को आपराधिक कानून से उसको आजाद कर दिया। बताइए, हमारे देश में जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें विवाह की एक जो है वो पवित्र व्यवस्था है, और उसमें सिर्फ शारीरिक संबंध ही नहीं, आत्माओं का संबंध भी होता है। परिवार का संबंध तो होता ही है, परिवार का संबंध होता है, शारीरिक संबंध तो गौण चीज है, उसे आत्माओं का संबंध, 7 जन्मों का संबंध, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो व्यभिचार को आजाद जो कर दिया, बिल्कुल अक्षम है इस देश के लिए। और इसकी समीक्षा होगी, सर्वोच्च न्यायालय महोदय इसकी समीक्षा होगी, और आपके करतूतों को भी जो है इसी आईने में देखा जाएगा। इसको भूलिए मत। हालांकि इसको जो है अजीत अंजुम जैसे गद्दार पत्रकार कहते हैं कि हम आक्रमण कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट पर आक्रमण बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस देश के नागरिक होने के कारण मैंने जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है ये सुप्रीम कोर्ट जो है, उसको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। और सुना है कि जब इस तरह का फैसला दिया गया कि एडल्ट्री को जो है या व्यभिचार को वैध ठहराया गया, तो इस तरह के तर्क दिए गए कि कनाडा में ये होता है, अफ्रीका में ये होता है। अब ऐसी बुद्धि को क्या कहा जाए? हमारे देश की संस्कृति की मान्यता या जो हमारी सामाजिक विरासत की मान्यता रही है कि एक सामाजिक व्यवस्था है, विवाह की व्यवस्था है, उसको नष्ट भ्रष्ट करना जो है वो किसी के अधिकार में नहीं है। लेकिन ये अपराध, ये पाप जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, इतिहास कभी भी क्षमा नहीं करेगा, और इसको नलिफाई करेगा, और इस दंश को जो है दूर करेगा। लेकिन जब दूर करेगा तो ऐसे तत्वों का भी वो ऐसे तत्वों को भी बेनकाब करेगा जो कि इस तरह की मानसिकता पालते हैं। बहुत दुख होता है। ये एपिसोड लंबा न हो जाए, कुछ तकनीकी व्यवधान हो जाता है तो इसको 1 घंटे का ही रखेंगे। तो दूसरी ओर जो है ये जो जेएनपीसी है, इसका चरित्र वही है कि मकाले जो था मकाले, हालांकि ये जो कि 1836 में जो है माने माध्यम, अंग्रेजी माध्यम लाने का जिम्मेदार वही है मकाले। अंग्रेजी क्यों लाया
इसके विषय में जो है वो 1836 के पहले ही उसने एक वक्तव्य दिया था इंग्लैंड में। तो वो दिया था कि अंग्रेजी में बोला था कि वी मस्ट डू आवर बेस्ट, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट to create a class who may be interpreters between us and the million whom we govern, a class of Indians in blood and color, but English in opinions or in taste और इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। वो ये कहा कि भाई हम अंग्रेजी को कोई इस देश की भलाई के लिए नहीं ला रहे हैं। जब ये कांग्रेसी चमचे बोलते हैं ना कि वो मैंने अंग्रेजी शिक्षा आई तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, पश्चिमी ज्ञान आया, बड़ा वो रोजगार पैदा, सब बिल्कुल गलत। उसके मन में क्या था, मकाले के मन में क्या छिपा था, वो ये बता रहा था कि वो इन्हीं भारतीयों में से एक तबका जो है तैयार करना चाहता है, जो कि अभी फिलहाल तो वो बिचौलिए का काम करेंगे अंग्रेजों और जिनके ऊपर वो जिन इलाकों के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं। और वो तबका ऐसा होगा कि सिर्फ खून चमड़ी में दिखेगा कि वो भारतीय है, लेकिन वो विचारों में, ओपिनियन मन विचारों में, और जो है वो टेस्ट मन पसंद में, और जो है और मॉरल्स मन आदर्श में, और इंटेलेक्ट मन बुद्धि में अंग्रेज होगा। वही बिरादरी जो है ये जीएनपीसी है। जीएनपीसी जितने लोग सिर्फ खून चमड़ी में देखेंगे भारतीय, हाँ ये भारत के दुश्मन, ये कभी भी भारत के हो नहीं सकते। तो और इसको लेकिन ये समझ पूरे देश में होनी चाहिए। राहुल गांधी के साथ चलते हुए उसके भारत जोड़ो यात्रा में जब लोगों को देखा जाता है तो बहुत दुख होता है। जो भी है इनको नस्त में नाबूद करना है।